जी, मैं कैलाशपति गोस्वामी, प्रोफेसर, हिंदी विभाग, डीवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के पत्र संख्या चतुर्थ पर मैं विचार करूंगा। आज का शीर्षक है, जैसा कि हम जानते हैं कि आज इस पत्र में गद्य विधा का अध्ययन करना है, जिसमें कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक आदि का अध्ययन करना है। तो कहानी अध्ययन के क्रम में आज का शीर्षक जो रखा गया है वह यह है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न आता भी है। शीर्षक है प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का प्रतिपाद्य। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार और उपन्यासकार हैं। इनकी गिनती विश्व साहित्य की विभूतियों में होती है। प्रेमचंद विशेष रूप से भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक और यथार्थ रूपों से जोड़ने और देखने का कार्य किया है और हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ दिया है। पूस की रात इनकी एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त उत्पीड़न, किसानों की बदहाली, गरीबी, शोषित जनता के दुख दर्द, महाजन साहूकार की मनमानी आदि कुरीतियों को दर्शाने का प्रयास किया है। इस कहानी का कथ्य किसान जीवन से संबंधित है। यह इनकी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाने वाली कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद ने बतलाया है कि किस तरह भारतीय किसान जी तोड़ मेहनत के बाद भी कर्ज के तले दबे रहता है और हमेशा अभावों में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। जैसा कि छात्र छात्रा इस कहानी का पारायण की होंगी, अतः उनका सार आपको मालूम है, लेकिन इसकी प्रतिपाद्य पर आज चर्चा हो रही है। जैसा कभी कहा गया कि भारतीय किसान कर्ज के तले दबा रहता है और हमेशा अभावों में उनका जीवन बीतता है। इसके विपरीत सेठ साहूकार बिना मेहनत मजदूरी के ही आराम से जिंदगी जीता है। ये तोड़ मेहनत और लगातार शोषण से भारतीय किसान का किसानी से मोहभंग हो जाता है। प्रेमचंद का उद्देश्य है कि इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों में जमींदारी प्रथा जैसी कुरीति तथा किसानों की दयनीय दशा का समाधान हो सके। ध्यातव्य हो कि यह कहानी सन 1930 के आसपास लिखी गई। उस समय देश आज़ाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था और यहाँ की जनता अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत थी। इस संघर्ष में भारतीय मजदूर और किसान भी शामिल थे अन्य लोगों के साथ और अपने अधिकारों के लिए भी लड़ रहे थे। रचनाकार या लेखक किसी उद्देश्य से ही प्रेरित होकर किसी रचना करता है। रचनाकार जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर रचना करता है वही रचना का प्रतिपाद्य कहलाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रेमचंद और उनका युग में कहा है, जो उनकी पुस्तक है, कि उनकी काफ़ी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली अपनाई गई है। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली। आमतौर से उनकी कहानियों में जो एक ठेठपन है, पाठक के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, क्षमता है, उन्होंने हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से ही सीखी है। आगे कहते हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई। उन सभी में कोई न कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। यह उनकी खूबी है। इस सारी बात वह ऐसा चित्र खींचकर कहते हैं कि कहानी में उपदेशकों का रूखापन नहीं आने पाता।
उनके चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आंखों के सामने हो रही हो। इस तरह डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी बात कही है। स्पष्ट है कि प्रेमचंद की प्राय सभी कहानियों में ग्राम्य जीवन का चित्रण बखूबी किया गया है। जिस समय यह कहानी लिखी गई उस समय देश में जमींदारी प्रथा थी। किसान अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा महाजनों एवं जमींदारों को लगान और मालगुजारी के रूप में चुका देता था, और एक बार जब किसान कर्ज के भंवर में फंस जाता है तो फिर वह आसानी से उससे उबर नहीं पाता, क्योंकि कर्ज के बदले में जो ब्याज चुकाना पड़ता है वह दिन ब दिन बढ़ता जाता है, और उसी की भरपाई में किसान की सारी जिंदगी बीत जाती है। इसका कहानी का नायक हल्कू भी एक ऐसा ही अभागा किसान है जो आजीवन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी सदा अभाव में रहकर अब साहूकारों को ब्याज देता रहता है, फिर भी वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। यहाँ तक कि पूस की कड़ाके ठंड से बचने के लिए उसके पास कंबल भी नहीं होता है। कहानी की दूसरी पात्रा, उसकी पत्नी मुन्नी, पूस की हड़ से बचने के लिए साल भर से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर किसी तरह 3 रुपये कंबल खरीदने के लिए रखती है, लेकिन वह भी सहना को ब्याज के रूप में देना पड़ता है। हल्कू अपनी फसल की रखवाली के लिए रात में खेत पर जाता है। हड्डी को गला देने वाली ठंड से बचने के लिए कंबल के नाम पर एक फटी हुई चादर मात्र है उसके पास। ऐसे में नीलगायों का झुंड फसल को बर्बाद कर देता है। उसका साथी एकमात्र जबरान कुत्ता होता है, जो एक समय बाद वह भी नीलगायों का सामना नहीं कर पाता। हल्कू ठंड से परास्त होकर भाग्य के चक्र में बंधा हुआ बैठा रहता है। व्यक्ति अपने उज्जवल भविष्य की आस में ही कष्ट को सहता है। हल्कू भी इसी आशा में कष्ट सहता है, लेकिन अंततः वह निराश हो जाता है। वह इसे भाग्य का खेल मानता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण भी कुछ लोग अपने कर्तव्य को और उससे मिलने वाले फल को भाग्य पर छोड़ देता है। किसानी पर से हल्कू का इस तरह विश्वास उठ जाता है। अपनी फसल के नष्ट होने से हल्कू को चिंता नहीं होती, बल्कि अब ठंडी रात में खेत की रखवाली नहीं करने के कारण अंदर से प्रसन्नता होती है। यह प्रसन्नता उसके अभाव, कष्ट, शोषण और दमन से क्षणिक मुक्ति के लिए है। वह मानसिकता है जहाँ अच्छे भविष्य की आशा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यहाँ एक व्यवस्था है जो विकल्प को जन्म देती है। वह है किसानी से मजदूर बनने का। क्योंकि ये जो व्यवस्था है किसान से मजदूर बनने की, क्योंकि हल्कू का मानना है कि मजदूरी से अपना भरण पोषण किसी तरह चल जाएगा, सहना से कर्ज तो नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि प्रेमचंद अपनी आरंभिक रचनाओं में किसी समस्या का कोई न कोई आदर्शवादी हल पेश करते थे, लेकिन बाद में आदर्शवाद से उनका विश्वास उठ गया और उसकी जगह यथार्थवाद ले लिया। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह मानने का प्रयास किया है कि किसी समस्या का कोई अस्थायी समाधान करने के बदले उसे पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत करना ही रचनाकार के लिए पर्याप्त है। पूस की रात की यह ठंडी रात प्रतीकात्मक होती है। पूस की गहरी अंधेरी रात की तरह किसान का जीवन भी है। आशा रूपी अलाव भी राख में बदल चुका है, जहाँ सक्रियता रूपी कोई चिंगारी भी नहीं बची है। इस कहानी में खेत जीवन का प्रतीक, नीलगायें नष्ट कर देती हैं। इस कहानी में खेत जीवन का प्रतीक है, जिसकी मेहनत रूपी फसल को महाजन और शोषक रूपी नीलगायें नष्ट कर देती है। ध्यान दीजिएगा, खेत जीवन का प्रतीक है, फसल मेहनत का प्रतीक है, और
नीलगाय महाजन और शोषक का प्रतीक इसलिए कहा गया है कि खेत जीवन का प्रतीक है जिसकी मेहनत रूपी फसल को महाजन और शोषक रूपी नीलगाय नष्ट कर देती है। इस प्रकार इस कहानी में निराशा और अंधकार ही व्यक्त हुआ है और इससे मुक्ति का प्रयास ही कहानीकार का अभीष्ट है। इसका अध्ययन आप लोग करेंगे और परीक्षा की दृष्टिकोण से इसको अपने स्तर से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में इसका यूट्यूब बनाकर भेजना पड़ता है, इसलिए थोड़ी जल्दीबाजी में इसको कहा गया है। विस्तार से जो ये मैं लिखकर दे रहा हूँ, नोट्स भी इसके साथ है, इसके आधार पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।